हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, या इन दोनों फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग सोचते होंगे सबसे पहले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया है, जबकि फंडामेंटल राइट्स की हम हमेशा डिमांड करते रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही थिंकिंग, कुछ ऐसा ही थॉट हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के माइंड में आया था कि लोग फंडामेंटल राइट्स की हमेशा डिमांड करते रहते हैं, और फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन करेगा। 1970s के टाइम में हमारा देश जब सोशलिज्म की तरफ मूव कर रहा था, तो उस टाइम हम 1970s के टाइम में रशियन से बहुत, सोवियत यूनियन से हम बहुत इन्फ्लुएंस थे। तो उस टाइम के गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जब रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक्सप्लिसिट किया गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक प्रावधान होना चाहिए। इस सोच को रखते हुए एक बहुत ही फेमस कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, आप लोगों ने सुना होगा, जिनके रिकमेंडेशन पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कौन सी क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है, क्या नहीं आता, क्या हमें डालना चाहिए, क्या नहीं, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। और कुछ इस तरह हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 42 के तहत, जो अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, और इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। तो इस 42 अमेंडमेंट के तहत ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी, और अब हम जान लेते हैं फंडामेंटल टर्म्स को हटा के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, उनके डिफरेंसेस को। तो राइट्स जो होते हैं सेट ऑफ क्लेम्स होते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं ग्रुप ऑफ क्लेम्स, जिसे हम गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए। बट अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं मानते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती। वो मानना ना मानना हमारा ऑब्लिगेशन है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक तरह से हम ऑब्लिगेशन कह सकते हैं। और एक टर्म है राइट्स एंड प्रिविलेज। तो राइट्स जो होते हैं वो हमेशा ऑब्सल्यूट नहीं होते, बट प्रिविलेज जो होता है वो ऑब्सल्यूट होता है हमेशा। अगर राइट्स, किसी चीज़ का राइट्स मैंने आपको दे दिया, या आपको किसी भी चीज़ का राइट आपको मिलता है, तो उसको रिगार्डिंग किसी भी राइट को लेके एक करस्पॉन्डिंग ड्यूटी होती है। और प्रिविलेज जो होता है वो हमेशा ऑब्सल्यूट होता है। अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रिविलेज दे दिया जाता है, तो उसके लिए आपको मना नहीं किया जा सकता, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते। बट राइट्स के साथ हमेशा रूल रेगुलेशन होते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। लाइक जैसे आपको राइट टू मूवमेंट का राइट दिया गया है आपको, तो यू कैन मूव फ्रीली एनीवेयर इन आवर कंट्री, बट सेम वेयर यू हैव सम ड्यूटीज़। मीन्स कि आप किसी भी राइट को इंजॉय करते टाइम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी अदर पर्सन के राइट को वायलेट ना करें। जैसे कि अगर राइट टू मूवमेंट का हमें राइट मिला है, तो हम राइट टू मूवमेंट को एंजॉय करते हुए ये नहीं कि किसी दूसरे के घर में घुस जाए या किसी के प्रॉपर्टी को बार्जिन करें। इसी तरह हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट मिले हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो किसी को हम रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करें या किसी को गाली दे दें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है। और हमारे कंट्री में जब हमारा ओरिजिनल
कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 राइट्स दिए गए थे। फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वलिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, एंड थर्ड इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सिक्स्थ कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट, एंड फिफ्थ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट, सिक्स्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, एंड सेवेंथ राइट था राइट टू प्रॉपर्टी का, जिसे 44th अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में डाल दिया गया। अब हम जान लेते हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में के थ्रू हमारे डीपीएसपी के आगे 51A क्लॉज में, आर्टिकल 51 के ए क्लॉज में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया। अब हम जान लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सेबल क्यों नहीं बनाया गया। इसके लिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो क्या डिबेट हुई थी उसमें, उसके बारे में। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, उस टाइम पे भी ये बात आई थी कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अभी क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम लिटरेसी रेट इतनी नहीं थी हमारे कंट्री की, लोग इतने अवेयर नहीं थे। तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि अभी हमारे देश के नागरिक जो हैं वो अपने राइट्स को लेके ही अवेयर नहीं हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या जानेंगे, कैसे समझेंगे। और अब हम जान लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जब इनकॉर्पोरेट किया गया, इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे इन्फोर्सेबल क्यों नहीं बनाया गया। स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, तो उन्होंने इन्फोर्सेबल बनाने के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन ये आप सभी को पता है कि जब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया 1976 के टाइम पे, और 1975 से 1977 तक नेशनल इमरजेंसी हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। तो उस टाइम इमरजेंसीज का, नेशनल इमरजेंसी का टाइम था, तो कैबिनेट ने ये सलाह दिया कि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सेबल बनाते हैं तो पब्लिक, जनता ये बहुत थ्रेटन फील करेगी और ये सोचेगी कि गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक मूव हो रही है, ऑटोक्रेटिक की तरफ टर्न हो रही है। इसलिए इसको इन्फोर्सेबल ना बना के एक वैल्यूएबल गाइड की तरह यूज़ किया जाना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें एक अच्छे नागरिक बनने के, एक वैल्यूएबल गाइडेंस की तरह काम करती हैं। एक अच्छे नागरिक, एक श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और एक फेमस केस है एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001। तो उस टाइम डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया था, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम भी ये बात हुई थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सेबल बनाना चाहिए। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सेबल नहीं बनाया जा सकता। हाँ, ये एक वैल्यूएबल गाइड की तरह काम कर रही है, तो डॉक्टर्स को ये पता होना चाहिए कि उनका क्या काम है और उनके क्या कर्तव्य हैं, उसको मानना चाहिए। और कई बार ऐसी भी बातें आती हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ और ड्यूटीज़ को भी ऐड ऑन करना चाहिए, जैसे कि ड्यूटीज़ पे टू टैक्स एंड indulge some other duties and